नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम थोड़ा अगला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंडक्टर। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और समझेंगे आखिर कंडक्टर होता क्या है और कंडक्टर्स किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मेनली हमारा टारगेट वही रहेगा। मेनली जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारा काम जो इलेक्ट्रोस्टेट के चार स्तंभ होते हैं वो चारों स्तंभ हम लोग कर चुके हैं। मतलब कि वर्क, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी, सॉरी, वर्क, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, है ना। तो ये चार चीज हम लोग ऑलरेडी निपटा चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे कंडक्टर्स की और उनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज की। और आई होप आप लोग अब रिवीजन ढंग से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हो तो प्लीज शुरू कर दीजिए, क्योंकि करना तो पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिना करे ना होवे कछू, ठीक है ना। मैं आपको फटाफट से करवा दे रहा हूँ कि कंडक्टर्स के बारे में क्या क्या बातें आज आपको पढ़नी है, क्या क्या बातें आज आपको समझनी है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, पहले हेडिंग दीजिए कंडक्टर। ओके, सो सर्वप्रथम आप लोग हेडिंग दे लीजिए कंडक्टर। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। देखो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज तो खैर आपको पता है, उन बेसिक प्रॉपर्टीज से ही थोड़ा सा हम एडवांस आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नंबर वन, स्टैटिक चार्ज ऑन कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कंडक्टर के केवल बाहरी सरफेस जो होती है, आउटर सरफेस होती है, वही चार्ज होता है, क्योंकि वो फ्री चार्ज होते हैं, कंडक्शन करने के लिए अवेलेबल होते हैं। जो वॉल्यूम के अंदर होते हैं वो सब बाउंड चार्ज होते हैं बेटा, वो कंडक्शन नहीं कर सकते। सो स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक charges on a conductor resides on its outer surface. On its outer surface। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर में मैंने आपको बहुत पहले एक बात समझाई थी, जब मैंने एक शीट वाली बात कही थी कि कंडक्टर की वजह से किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये फिक्स होता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना कंडक्टर्स के अंदर, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैटेगरी का होता है। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड
at any point at any point close to the charged conductor close to the charged conductor close to the charged conductor is सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये फिक्स वैल्यू है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तीसरी कंडक्टर के बारे में खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस are normal to the are normal to the surface of a conductor, surface of a समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑफ लाइंस, उन्हें फील्ड लाइन भी कहते हैं। वो क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की सरफेस से नॉर्मली बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है। ये भी कंडक्टर के बारे में एक अच्छा पॉइंट है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन डाइवर्जिंग नेचर की होती है। तो डाइवर्जिंग मतलब कि वो सरफेस से हमेशा फैलती हुई या डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। चौथा पॉइंट लिखिए, द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, the potential of a charged conductor, the potential of a charged conductor throughout its volume is same। मतलब कि आप वॉल्यूम में कहीं पर भी चले जाइए, थ्रू आउट द वॉल्यूम जो है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है। नेक्स्ट ये है, जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने आपसे कहा था दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट मिलकर एक कंडक्टिंग प्लेट बनाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस तरह से एक कंडक्टर है और कंडक्टर में ना नेगेटिव चार्जेस सरफेस पर यहाँ पे स्प्रेड है और उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ ऐसा हो जाएगा इनसाइड। और इसी को अगर हम लोग बाहर से बैलेंस करें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसा रहेगा। ऐसा ही कुछ सिद्धांत मैं आपको बता दूं कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर भी होता है बैलेंसिंग कंडीशन में। अब ये ऐसा क्यों हुआ उसको समझाता हूँ। देखो ये ना मान लीजिए सबसे पहले था हमारे पास कोई भी मान लो इंसुलेटर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो चार्जेस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, पोलराइजेशन कहलाता है वो। बट अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का ना रहे, तो वो ऐसे कंडीशन हो जाती है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जमा हुआ है, तो यहाँ अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जस्ट लाइक दिस, तो चार्जेस एक तरफ जम जाते हैं, है ना। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं है।
इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल बी जीरो। और अगर ऐसा होता है तो ये कंडक्टर कहलाता है, मतलब कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसका कारण ये आपके सामने सिंपल है। बट जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो इसमें चार्जेस सरफेस पर नहीं है बेटा, इसमें चार्जेस कहाँ पर है, इसमें चार्जेस अंदर है, वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम में है मतलब सॉलिड स्फीयर की तरह चार्जेस अंदर की तरफ भरे हुए हैं, सॉलिड है ना वो। तो आप देख पा रहे हैं कि अंदर चार्जेस कैसे हैं। कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो कंडक्टर बन जाते हैं, वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। बट आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंसुलेटर का होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंसुलेटर का होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है बेटा। वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और कंडक्टर में जीरो होता है। तो कंडक्टर, कंडक्टर में क्या हुआ, कंडक्टर में केवल सरफेस पर चार्ज हुआ है ना। तो आप एक लाइन लिख सकते हो चाहो तो अपनी भाषा में, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं लिखना, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है कंडक्टर की, बट फिर भी आप लोग लिख लीजिए। लाइन ये है कि कंडक्टर पर चार्ज तब ही जनरेट होंगे, कंडक्टर पर चार्ज तब ही जनरेट होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद ही, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद ही कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आई बात, समझाता हूँ। आप आगे डाइलेक्ट्रिक पढ़ने वाले हो। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सॉरी कंडक्टिविटी जीरो होती है, और चार्जेस इंसुलेटर की तरह भरे पड़े होते हैं वॉल्यूम में। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये चार्जेस सेपरेट होकर सरफेस पर आ जाते हैं और इनके अंदर कंडक्टिविटी जनरेट हो जाती है, वो इंसुलेटर बनते हैं। यही लाइन लिखी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर से लगाएंगे ना तो तभी कंडक्टर जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा और अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कंडक्टर को अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए जरूरी है, उसकी मजबूरी है कि वो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में रहे। अब हम लोग सवाल करते हैं, हालांकि वो सवाल नहीं है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करवाने वाला हूँ उस सवाल के माध्यम से। उसको आप सवाल भी बोल सकते हो, क्वेश्चन बोल सकते हो। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, an electric charge Q is uniformly distributed, is uniformly distributed over the surface of, over the surface of sphere, of a sphere of radius r, of radius r, so that the force
show that the force on a charge element dq is radial and outward is गिवन बाय, तो ये आपको सूत्र से निकालना भी है और इसको याद भी रखना है कि df इज इक्वल टू ई वेक्टर dq by 2, where E vector is equal to k q upon r square e r। अरे भाई बात समझ में आ रही है बेटा, रेडियल कंपोनेंट है ना, इसलिए हम लोगों ने रेडियल डायरेक्शन में लिखा है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द electric field at the surface of the sphere at the surface of the sphere, क्योंकि उसमें आर आ रहा है और आर जो है वो रेडियस है सरफेस तक। कुल मिला के एक तरह से आपको इस सवाल में इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है। इलेक्ट्रिक प्रेशर मैं आपको निकलवाऊंगा और आपको इसका डायरेक्टली बाद में फॉर्मूला भी याद रखना है। एक्चुअली क्या है इस सवाल का तात्पर्य, एक आपके पास में एक स्फीयर है और इसकी रेडियस जो है ना बेटा वो आर आपको गिवन है। बच्चों एक्चुअली इसमें ना एक और है सिस्टम की, जैसे हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, स्फीयर तो वैसे भी इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक तरह से स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब ये हुआ कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इसकी सरफेस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेता हूँ और चार्ज एलिमेंट लेके मैं इस सरफेस का डायरेक्शन जो है वो ds इस सरफेस के नॉर्मल कंसिडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात इसके अंदर जो है हम ऐसा मानेंगे कि कंडक्टिंग सरफेस के एक तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, सॉरी कंडक्टिंग नहीं, एक सरफेस तो क्या नॉन कंडक्टिंग हो जाएगी, तो हम इस ds एलिमेंट को एक इस तरह की प्लेट मानेंगे जिसका सरफेस एरिया कितना है ds है, और हम जानते हैं प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। हम इस कंडक्टर के अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना चाहते हैं और वो मैंने माना ई प्राइम ई मान लेता हूँ मैं। इसका मतलब इस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बाहर निकालना होता तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन निकाल सकता था, बट हम प्लेट से लेफ्ट साइड में यही मानते हैं और इसी को हम सरफेस के अंदर की तरफ मान सकते हैं। तो एट पी पॉइंट, ये पी पॉइंट यह मान लेता हूँ, सो एट पी पॉइंट सरफेस एलिमेंट के कारण फील्ड, द फील्ड ड्यू टू सरफेस एलिमेंट ds तो हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अरे समझ रहे हो, डायरेक्शन तो खैर उसका नॉर्मल डायरेक्शन होगा, ठीक है ना।
अब माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने डाउनवर्ड निकाला, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव ही आता है। दूसरी थ्योरी ये है कि सिंस दिस इज कंडक्टर, तो हम ये भी जानते हैं बेटा कि कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। तो मान लेता हूँ मैं एक और प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्राइम। ई प्राइम एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो हम ये जानते हैं कि ई प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई। या फिर हम ये मान लेते हैं कि जो ई प्राइम एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा जो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट नेचर का होगा, और वो जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस एलिमेंट की वजह से, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस एलिमेंट की वजह से उसका ऑपोजिट होगा। अभी ई प्राइम क्यों आया, ये इस बचे हुए एलिमेंट की वजह से आया, ये जो बचा हुआ एलिमेंट है ना इसकी वजह से, क्योंकि हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेना है किसी भी कंडक्टर के अंदर, और हमने एक एलिमेंट ले लिया उसकी वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है। तो बचे हुए मटेरियल की वजह से, बचे हुए चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो यहाँ लिख लो ई प्राइम क्या है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड interior of conductor, sorry, is the electric due to rest surface, due to rest surface, ठीक है ना। since electric field inside the conductor is always zero, since यहाँ पे आप लिख लो एक लाइन लिख लो, since the electric field inside the conductor is always zero, since the electric field inside the conductor is always zero, इसलिए आपने लिया है पॉइंट। अब मैं इस छोटे से सरफेस एलिमेंट के ऊपर क्या निकालना चाहता हूँ बेटा, फोर्स निकालना चाहता हूँ। ये जो ds मैंने लिया है सरफेस एलिमेंट, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज dq है बेटा। और q dq चार्ज, कोई भी चार्ज एलिमेंट होता है ना उसकी किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे चार्जेस की वजह से आता है या दूसरे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। तो हमारे पास जो दूसरे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्राइम है, ठीक है। सो फोर्स ड्यू टू रेस्ट सरफेस, यहाँ जाओ, लिखो, एक मिनट रुकना। जस्ट वेट। अब ठीक है। हाँ तो अब लिखो फोर्स ड्यू टू रेस्ट सरफेस, फोर्स ऑन डी क्यू, तो देखो डी एफ फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दूसरे का लग रहा है, किसके ऊपर फोर्स निकालना है, डी क्यू के ऊपर।
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और मुझे ये भी पता है कि डी की बराबर सिग्मा डी एस होता है। तो डी एफ अपॉन डी एस अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे ही इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना पड़ेगा, अच्छा फॉर्मूला ही है ना। अगला सवाल करो, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू conducting sphere of total charge Q is cut into half what force must be, what force what force must be used to hold the half together, the half मान लेते हैं। देखो बच्चों, एक हमारे पास पूरा स्फीयर है, वो कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब उसकी सरफेस पर चार्जेस अवेलेबल है। इसने बोला कि इस पर टोटल चार्ज क्यू है। अब ये क्यू चार्ज ऑब्वियसली बात है उसके सेंटर पे होगा। मैंने इसको ना दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। तो इसका ऊपर का जो पार्ट है ये खुला हो जाएगा, ठीक है। इस ऊपर वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के नॉर्मली, मतलब कि नीचे की तरफ इंडिकेट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली बात ये कह रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि नीचे वाला पार्ट इस ऊपर वाले पार्ट के टच में रहे या उसके साथ हो रहे। नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के टच में रहे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। सेंटर पर चार्जेस है, ठीक है, इसको पकड़ के रखना है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम प्लॉट करता हूँ बच्चों, देखना इसको डायग्राम प्लॉट करता हूँ, क्योंकि इसको पकड़ के रखना है ना, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को पकड़ के रखना है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा डायग्राम प्लॉट करता हूँ, ज़्यादा ध्यान देना। ये स्फीयर है, इस स्फीयर की वजह से ऊपर एक पार्ट बना हुआ है इस तरीके का, है ना। यहाँ पर हमारे पास ये है कुछ, ठीक है, ये सेंटर है, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया। अब इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। हम जानते हैं ये थीटा एंगल कहलाता है किसी भी स्फेरिकल सिस्टम में, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। तो जब ये ऊपर एलिमेंट है वो नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हम लोग लेंगे जो उसको होल्ड पे रखेगा।
अदरवाइज फोर्स यहाँ पर भी होगा बट वो होल्ड पे रखने लायक कोई होगा नहीं, या फिर होल्ड पे नहीं रख सकता, ऐसा कुछ फोर्स होगा। अब हम ये जानते हैं कि बेसिकली नीचे की तरफ जो होगा फोर्स का एलिमेंट, इस फोर्स के नीचे वाले एलिमेंट को, क्योंकि ये हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ऊपर की सरफेस का, तो इस छोटे से एलिमेंट का फोर्स, छोटा सा फोर्स होगा dF, और यही छोटा सा फोर्स जो है बेसिकली नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो dF cos थीटा होगा। अगर पूरा स्फेयर ऊपर का अपर हाफ स्फेयर नीचे के अपर हाफ स्फेयर को होल्ड करता है तो कंप्लीट एलिमेंट्स की वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा, और वो भी नीचे वाला फोर्स है cos थीटा। अब हम जानते हैं कि dF का वैल्यू कितना होता है। dF का वैल्यू पीछे पीछे आपने देखा था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds होता है। ऐसा हम जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग सरफेस की वजह से। अब ये जो ds है जो उसको होल्ड पे रखा हुआ है वो सरफेस पे आपने लिया है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो मैंने आपको कितनी बार समझाया है, सरफेस का सरफेस एरिया ये होता है किसी भी स्फेरिकल सिस्टम में अगर सरफेस पर लिया जाए तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग ऊपर कर देते हैं बेटा, तो थीटा और फाई को वेरी करवा के थोड़ा सोल्व करना पड़ता है। तो सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 to 2 पाई 0 to पाई बाई 2, बिकॉज हमने जो एलिमेंट लिया है वो हाफ स्क्वायर का लिया है ना, तो हाफ के लिए 0 to पाई बाई 2 लगनी है। हाँ, पूरा स्क्वायर होता तो 0 से पाई लगती लिमिट। बाकी वैल्यूज रख दो, थीटा वेरी करेगा, कोस थीटा तो वहाँ था ही सही, साइन थीटा और आ गया, और डी थीटा डी फाई तो खैर मिलेगा ही नहीं। फाई तो बहुत सिंपल सॉल्व करना, बट साइन थीटा कोस थीटा को आप कोस 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये इंटीग्रेट करना आपके हाथ में, मैं आपको सिंपल इसका वैल्यू बता देना कितना होगा। सो एफ इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये फोर्स का वैल्यू होगा। अब ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो ऊपर प्लस z डायरेक्शन होता है, तो नीचे हमेशा माइनस z डायरेक्शन होगा, माइनस के होगा। दूसरी बात, हमने जो सिग्मा यहाँ पे काम में लिया है वो सिग्मा बेसिकली सरफेस एरिया है, तो टोटल चार्ज अगर q है तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज आप चाहो तो पुट कर दीजिए तो आपका f निकल जाएगा, f इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये हम रख सकते हैं, और डायरेक्शन क्या रहेंगे इसके, माइनस के के। बस ये हमारे फोर्स का वैल्यू होगा। ये वही फोर्स होगा जो उसको पकड़ के रखेगा, नीचे वाले स्फीयर को जो होल्ड पे रखेगा। इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके ऊपर वाला स्फीयर जो है वो नीचे वाले स्फीयर को पकड़ के रखेगा। अब हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे चार्ज इंडक्शन क्या होता है ना, और भी कंडक्टर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, और एक दो सवाल और करेंगे चार्ज इंडक्शन के, ठीक है। तो सरफेस के रिलेटेड फोर्स वाले क्वेश्चन हम लोग यही खत्म करते हैं। अब कंडक्टर से संबंधित थोड़ी और जानकारी लेंगे, पर वो कल वाली क्लास में लेंगे, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।